वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1.6 टॉपिक, दैट इज़ कूलम्स लॉ। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। कूलम्स लॉ इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यानी कि कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। When the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges. अब जो point charges है वो होते क्या है कि जब दो चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू उनका लीनियर साइज़, यानी कि साइज़ के कंपेयर में उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो तो उनके साइज़ को तो हम इग्नोर कर देते हैं और उनके जो उन दो चार्ज्ड बॉडीज़ को हम क्या मानते हैं? पॉइंट चार्जेस। कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरिड इनवर्सली as the square of distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges। यानी कि कूलम ने ये कहा कि जो दो बॉडीज़ है, चार्ज बॉडीज़, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वो वेरी करेगा इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड वेरी करेगा साथ ही साथ डायरेक्टली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है। और कहाँ पे एक्ट करेगा ये फोर्स? ये फोर्स एक्ट करेगा जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग। दस इफ़ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of the force F between them is given by, तो हमारे पास magnitude of force क्या होगा? F equals to K Q1 Q2 का magnitude divides by r square। तो r is the distance between the two charges। How did Coulomb arrive at this law from his experiments? तो कूलम्ब इस फॉर्मूले पर कैसे पहुंचा? 1.1 फॉर्मूले पर। कूलम्ब्स यूज्ड अ टोरोजन बैलेंस। तो कूलम्ब ने एक टोरोजन बैलेंस यूज किया था। एक डिवाइस होती है जो फोर्स को मेज़र करती है फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर्स। तो उसने क्या किया? टोरोजन बैलेंस जो है वो इस्तेमाल किया ताकि वो दो चार्ज स्फीयर के बीच में फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सके। When the separation between two spheres is much larger than the radius of each sphere, the charged sphere may be regarded as point charges। तो उसने क्या किया? जब दो पॉइंट चार्जेस दो उसने स्फीयर लिए, जब उनकी रेडियस के कंपेयर में उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो तब उसने क्या माना? इनको पॉइंट चार्जेस की तरह उनको ट्रीट किया। हाउएवर द चार्जेस ऑन द स्फीयर वर अननोन टू बिगिन विद। हालांकि स्टार्टिंग में जो चार्जेस थे उसको पता ही नहीं था कि इनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। हाउ देन कुड ही डिस्कवर अ रिलेशन लाइक इक्वेशन 1.1। तो उसने कैसे इक्वेशन 1.1 यानी कि फोर्स क्या है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और स्क्वायर के डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कैसे उसने ये फाइंड आउट किया? तो कूलम्ब थॉट ऑफ फॉलोइंग सिंपल वे। उसने एक ईजी सा तरीका उसने ढूंढा। सपोज द चार्ज ऑन मेटेलिक स्फीयर इज Q। उसने लेट किया कि एक मेटेलिक स्फीयर लिया उसने जिस पे चार्ज किया था Q। इफ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद एन आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर। अब उसने क्या किया? एक अनचार्ज्ड स्फीयर को लिया और उसके कॉन्टैक्ट में, पहले वाले के कॉन्टैक्ट में उसको दूसरे जो स्फीयर था उसको रखा। ठीक है, वो भी बिल्कुल क्या था? दोनों आइडेंटिकल थे, देखने पर पता नहीं लगता था कौन से पे चार्ज है कौन से पे नहीं है। द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर। तो चार्ज क्या हुआ? दोनों स्फीयर पे क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। उस स्फीयर पे भी जो चार्ज है वो हाफ जो चार्ज है वो हो गया। बाय मीटर द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्ज Q/2 Q/4 एक्सेट्रा। तो इसी प्रोसेस को हमने रिपीट किया, हम Q/2 Q/4 जो चार्जेस है वो भी फाइंड आउट अब कर सकते हैं। कूलम्ब वेरी द डिस्टेंस फॉर फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्जेस। कूलम्ब ने क्या किया? अब जो चार्जेस है उसने वो कांस्टेंट रखे। अब इस डिस्टेंस को जो है वेरी करके देखा, ठीक है, चार्जेस के बीच में, एंड मेजर्ड द फोर्स फॉर डिफरेंट सेपरेशन। और उसने क्या किया? फोर्स को मेजर किया कि इनके बीच में फोर्स अब क्या क्या लगेगा। ही देन वेरीड द चार्जेस इन पेयर। उसके बाद उसने क्या किया? चार्जेस को वेरी किया
कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स फॉर ईच पेयर, पहले तो उसने डिस्टेंस को वेरी किया था चार्जेस को फिक्स रख के, अब उसने क्या किया, डिस्टेंस को फिक्स रखा, चार्जेस को वेरी किया। कंपेयरिंग फोर्स फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, कूलम्ब अराइव्ड एट द रिलेशन इक्वेशन 1.1। तो ऐसे कंपेयर कर करके उसने क्या किया, इक्वेशन 1.1 को ड्राइव जो है किया। Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above। तो Coulomb law जो एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कैसे आई, वही q/2 q/4 डिस्टेंस वेरी करके। While the original experiment established it at macroscopic level, it has also been established down to subatomic level। हालांकि जो पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ, यानी कि डिस्टेंस को हमने मीटर में इस तरीके से वेरी किया, लेकिन आज के टाइम पे सब एटॉमिक लेवल पे भी ये एस्टेब्लिश हो चुका है। यानी कि अगर हम दोनों के बीच में सेपरेशन 10⁻⁻10 मीटर भी लेते हैं तब भी ये लॉ एप्लीकेबल है। Coulomb discovered his law without making the explicit magnitude of charge, without knowing the explicit magnitude of charge। Coulomb को एग्जैक्ट जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो नहीं पता था जब उसने एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कवर किया। इनफैक्ट इट इज़ द अदर वे राउंड। Coulomb law can now be employed to furnish a definition for a unit of charge। तो Coulomb law को हम आज के टाइम पे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम चार्ज की जो यूनिट है उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। इन द रिलेशन इक्वेशन 1.1, तो इक्वेशन 1.1 में के था हमारे पास, एक Q1 था, Q2 था, अपॉन R² था। तो जो K है वो आर्बिट्रेरी है, उसको हम कोई भी वैल्यू उसकी चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K। द चॉइस ऑफ K डिटरमाइन द साइज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज। तो K की वैल्यू हमें क्या बताती है कि हमारा जो चार्ज होगा उसकी यूनिट कितनी बड़ी होगी, ठीक है। In SI unit, the value of K is about 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि कैसे चार्ज के साथ जो है K की वैल्यू के साथ जो चार्ज की जो यूनिट है वो वेरी कर सकती है, यानी कि कूलम्ब की जगह हम माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब ये सब भी ले सकते हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस चॉइस इज कॉल्ड अ कूलम्ब। तो जो चार्ज की जो यूनिट है, ठीक है, उसको हमने अगर फोर्स हम लेते हैं 9 × 10⁹, तो यहाँ पर जो चार्ज की जो यूनिट है वो होगी कूलम्ब, विच वी कैन डिफाइन अर्लियर इन सेक्शन 1.4। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1.1, तो K की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1.1 में, तो हमें मिलता है कि Q1 अगर Q1 = Q2 = 1 कूलम्ब हमारे पास है, R हमारे पास 1 मीटर है, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो होगा 9 × 10⁹9 न्यूटन। दैट इज 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब वो चार्ज है दैट व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज, वो चार्ज है जब उसको 1 मीटर डिस्टेंस पर किसी सेम चार्ज से हम जो है हम रखते हैं, और दोनों के दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है 9 × 10⁹9। तो तब हम कहेंगे जो चार्ज हमारे पास है वो क्या है, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब is a charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experience an electrical force of repulsion of magnitude 9 × 10⁹9। तो वो चार्ज हमारे पास क्या होगा, 1 कूलम्ब, अगर फोर्स हमारे पास दो चार्जेस के बीच में 9 × 10⁹9 न्यूटन लगे। 1 कूलम्ब इज एविडेंटली टू बी अ यूनिट टू बी यूज्ड। तो 1 कूलम्ब अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें मान के चलते हैं। In practice in electrostatic, one uses smaller unit like 1 मिलीकूलम्ब और 1 माइक्रोकूलम्ब। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम बहुत छोटी यूनिट लेते हैं, लाइक कि 1 माइक्रो मिलीकूलम्ब और माइक्रोकूलम्ब। द कॉन्स्टेंट K इन इक्वेशन 1.1 इज यूजुअली पुट एज। तो K की वैल्यू हम क्या करते हैं, K की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4πε0 फॉर लेटर कन्वीनियंस, सो दैट कूलम्ब लॉ इज रिटन एज। तो कूलम्ब लॉ में हम K की जगह ε0 यूज करके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ε0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द वैल्यू ऑफ ε0 इन ऐसा यूनिट इज 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ε0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है 8.854 × 10⁻12। इसकी यूनिट होती है हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जो ε0 है उसकी वैल्यू भी हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे जाएगा, फोर्स नीचे आएगा, तो ऊपर क्या है Q1 Q2 1 यूनिट कूलम, 2 यूनिट कूलम स्क्वेयर। नीचे हमारे पास क्या है R स्क्वेयर है, तो R स्क्वेयर हमारे पास ऊपर जाएगा तो मीटर -2, और नीचे हमारे पास फोर्स है न्यूटन, और ऊपर फोर्स जाएगा तो पर न्यूटन। तो इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे तो हमने मैग्नीट्यूड को ही यूज किया है, ठीक है। तो अब हम कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ से हमने डिस्टेंस इनकी देखी, यहाँ से पोजीशन वेक्टर ये R1 पर है, यहाँ से R2 पर है, ठीक है। तो वी डिनोट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस है, तो फोर्स कैसे लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इसको उधर साइड प्लेस जो है डिस्प्लेस करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज F12, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज F21, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, R21 ये वाली डायरेक्शन है, और R12 अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये वाली हो जाएगी। Force on Q2 due to Q1 by F21. The 2 point charges Q1 and Q2 have been numbered 1 and 2 for convenience, and the vector leading from 1 to 2 is denoted by R21. तो वो वेक्टर जो लीडिंग फ्रॉम 1 से 2, 1 से 2 तक जो वेक्टर लीड कर रहा है वो है R21, यानी कि टुवार्ड्स 2 फ्रॉम 1। तो R21 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो R21 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, R1 प्लस R21, तो ये हमारे पास हो जाएगा R2 के इक्वल, और R21 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, वेक्टर जो लीड कर रहा है 2 से 1 की तरफ, ठीक है, 2 से 1 की तरफ, ये वाली जो साइड है उसको हम कहेंगे R12, और R12 की वैल्यू हम लेंगे R1 माइनस R2, यानी कि ये अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट किसका है, ये R21 का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इसके आगे माइनस साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ फिगर में हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर Q1 हमारे पास क्या है, Q1 और Q2 की जो मल्टीप्लाई है वो दोनों ही 0 से बड़ी है, यानी कि दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों के जो फोर्सेस लगेंगे वो लगेंगे अपोजिट साइड में। अगर मान लो कि दोनों में से एक जो है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 से लेस आ रहा है, यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 वेक्टर और R12 वेक्टर डिनोटेड बाय, तो इसको हम जो है बोल्ड लेटर से या फिर थोड़े से डार्क लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड को सिंपल R21 एंड R12 रिस्पेक्टिवली। तो R12 हमारे पास क्या है, R21 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, डिफरेंस किस चीज़ का है, डायरेक्शन का। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर से। टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 2 to 1 वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21, वो किसके इक्वल होगा, R21 वेक्टर डिवाइड बाय R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसी तरीके से R12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यानी कि जो यूनिट वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे से अपोजिट है। कूलम्स फोर्स लॉ बिटवीन द 2 point चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इज देन एक्सप्रेस्ड एज। तो अगर हमारे पास चार्जेस क्या है, Q1 एंड Q2 है, ठीक है, तो जो फोर्स हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो अगर हम F21 की वैल्यू लेते तो यहाँ पर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। F21 है तो R जो हमारा होगा वो टुवार्ड्स 2 फ्रॉम 1 होगा, इसका हमारे पास जो है रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्या होगा, अलोंग किस डायरेक्शन में है, ये है टुवार्ड्स 2 फ्रॉम
1, तो ये R21 वेक्टर हम जो यूनिट वेक्टर वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे सो दैट हम इसकी वेक्टर नोटेशन राइट कर सकें। ठीक है, तो ये डार्क F21 का मतलब क्या है, F21 वेक्टर। सम रिमार्क्स ऑन इक्वेशन 1.3 आर रिलीवेंट, तो कुछ रिमार्क्स इसके बारे में बताया हुआ है। इक्वेशन 1.3 इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो Q1 एंड Q2 की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो सबके लिए ये इक्वेशन जो है वैलिड है। इफ़ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, अगर सेम साइन के होंगे दोनों चार्जेस यानी कि प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अगर सेम सेम होंगे तो दोनों के बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर दोनों ही नेगेटिव तो भी रिपल्सिव, दोनों ही पॉजिटिव है तो भी रिपल्सिव। तो F21 इज अलोंग R21, तो F21 क्या होगा, R21 के अलोंग होगा यानी कि उस साइड की फोर्स होगी, उस डायरेक्शन में फोर्स होगी, विच डिनोट रिपल्सन। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रही है, एज इट शुड बी फॉर लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस में तो ये होता ही है। इफ़ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, तो F21 क्या होगा, अगर अपोजिट साइन के हैं तो ये मान लो ये Q1 है ये Q2 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और R21 तो ऐसे था इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। और जो ये वाली डायरेक्शन है वो तो किसकी है, R12 की डायरेक्शन, तो यानी कि जो R12 है जो माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर वो अलोंग क्या होगा R12 के, विच डिनोट अट्रैक्शन एज एक्सपेक्टेड फॉर अनलाइक चार्जेस, जो कि अनलाइक चार्जेस में होता है। दस वी डू नॉट हैव टू राइट सेपरेट इक्वेशन फॉर केसेज ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। इक्वेशन 1.3 टेक्स बोथ केयर ऑफ बोथ केसेस करेक्टली, फिगर 1.6 भी। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अगर फोर्सेस जो है, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो इनमें फोर्सेस इस तरीके से लगेगा, अगर फोर्सेस दोनों सेम नेचर के हैं तो अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हम फोर्स को राइट कर सकते हैं। द फोर्स F12 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन दिस। तो F12 क्या होगा, यहाँ पर हम जो पोजिशन वैक्टर वो R12 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा। और जो ये फोर्स है ये जस्ट अपोजिट किसका है, नेगेटिव ऑफ F21। 10 कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन थर्ड लॉ, तो एक्शन की जगह एक रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पर एग्री करता है इस चीज़ से। कूलम्स लॉ गिव द फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम, तो कूलम लॉ वैक्यूम के अंदर ही हमें बताता है कि चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मैटर और द इंटरवेनिंग स्पेस हैज मैटर द सिचुएशन गेट कॉम्प्लिकेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो अगर हम क्या करें, चार्जेस को मैटर के अंदर प्लेस करें या चार्जेस के बीच में कोई ऐसा मैटर हो तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन थोड़े आ सकते हैं हमारे सिचुएशन के अंदर। वी शैल कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन मैटर इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो इस इतना डीप में स्टडी हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ वैक्यूम के अंदर ही हमें कूलम लॉ जो है बताता है कि चार्जेस कितना जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं। थैंक यू इन दिस